हाँ तो जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बाबू मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, चैप्टर का नाम है बाबू गद्य खंड का तीसरा नंबर चैप्टर है और चैप्टर है वो संपूर्ण क्रांति। और इसके जो लेखक हैं वो जयप्रकाश नारायण जी हैं और इन्हें बोला जाता है, उपाधि मिला है लोकनायक का, इसलिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण आप बोल सकते हैं। तो पहला वीडियो में हम लोग इनके बारे में देखे थे, यानी कि लेखक के बारे में, लेखक परिचय जो होता है बाबू वो देखे थे। लेकिन आज का जो सेकंड वीडियो है, संपूर्ण क्या है, संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है हम लोगों का, उसी का हम लोग संपूर्ण अर्थ हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे, यहां से जितना भी आप लोगों का किताब में वर्ड है, जितना भी चैप्टर में क्या चीज दिया हुआ है, वो पूरी जानकारी आज का वीडियो में हम लोग जो है वो ग्रहण करेंगे। और इसके ऑथर कौन है, कौन लेखक है बाबू, तो जयप्रकाश नारायण यहां पर लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, इसका अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। और तीसरा जो वीडियो हम लोगों का आएगा ना, उसमें हम लोग क्या देखेंगे सर, उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस आपके किताब में है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है, आया हुआ है, और 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएगा वो सभी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो बारी बारी से इसी तरह से हम लोग पूरे सिलेबस को बाबू समाप्त करने वाले हैं। हिंदी सब्जेक्ट में कितना हम लोगों को स्कोर करना है अपने बोर्ड एग्जाम्स में, यानी कि आपको 95 प्लस स्कोर करना है हिंदी में। 95 का बाबू लक्ष्य रखिएगा ना, तभी आपको 90 प्लस नंबर कम से कम आएगा। और सभी स्टूडेंट्स को 95 प्लस यहां से पढ़ के जो है, विद्यादायनी से पढ़ के आपको लाना है। यहां देखिए चित्र दिया हुआ है, यानी यही है जयप्रकाश नारायण जेपी। इनके बचपन का नाम बाबू बाउल था। क्या था, बाउल था उनके बचपन के नाम। ठीक है, वो भाषण दे रहे हैं, कहां दे रहे हैं सर भाषण, ये गांधी मैदान में भाषण दे रहे हैं। ठीक है, पटना के गांधी मैदान में भाषण दे रहे हैं। और 5 जून 1974, ठीक है, यानी कि 1974 ईस्वी में ये जेपी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी भाषण दे रहे हैं। ठीक है, बड़ा जबरदस्त भाषण था। संपूर्ण क्रांति एक नारा है। ठीक है, और ये चैप्टर जो है, चैप्टर संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाएगा तो आप लोग जो है यहां से लिखिएगा। देखिए इनके बचपन का नाम बाबू वाउल था। क्या था इनके बचपन का नाम, जयप्रकाश नारायण का वाउल। ठीक है, उसके बाद उनको जेपी एग्जाम्स, यानी कि उनको नाम लिखाया। ठीक है, जेपी बोला गया। उसके बाद जेपी के बाद इनका नाम हुआ लोकनायक। ठीक है, उपाधि मिली बाबू लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो जबरदस्त भाषण दे रहे थे। और उसके बाद ठीक है, ये जब वो भाषण दे रहे थे तो इंदिरा गांधी बाबू, उस समय देश का हालत बहुत ही ज्यादा खराब था, तो वो भाषण दिए थे। उसके बाद इमरजेंसी भी अगले साल लगा था। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, यानी कि पूरा अर्थ हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा भी, लेकिन आपको क्या करना है, धैर्य बनाकर अच्छे से समझने का प्रयास करना है बाबू। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए भाषण में क्या बोला जाता है, भाषण में यही चीज बोला गया है कि प्रिय प्रदेश छात्र संघर्ष समिति। ठीक है, यानी कि छात्र सभी लोग वहां पे ज्यादा मौजूद थे और छात्र के लिए वहां पे जो है वो भाषण हुआ था। तो छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवा साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, ठीक है, ये चीज स्टार्टिंग में भाषण में वो बोले थे। देखिए संपूर्ण क्रांति जो है वो छोटा सा एक पार्ट इसमें है। ठीक है, वो जो भाषण दिए थे तो वो बहुत बड़ा भाषण है, वो किताब भी है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा पार्ट जो है हम लोगों को पढ़ने को मिला है यहाँ पे चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था। क्या है, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहते थे, मुझसे पूछा कि वह कविता सुना दे या नहीं। मुझसे पूछा कि वह कविता जो है सुना दे या नहीं, मैंने स्वीकार किया। ठीक है, लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल ही की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया है। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है कि उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल की ही जो दुखद स्मृति है उसको जागृत कर दिया है। इससे हृदय भर उठता है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, ठीक है, जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था,
जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में, ठीक है, जाते समय मद्रास में वो रुके थे अपने मित्र ईश्वर अय्यर। कहां? उनके मित्र कौन है बाबू? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो नाम याद रखना है क्या? ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। वहां दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर, जो कि राष्ट्र कवि बेगूसराय के हैं, उन्हीं का नाम है। कहां? वहां दिनकर जी और कौन है बाबू? वहां दिनकर जी और गंगा बाबू वो मिलने आए थे। किनसे? वो यहां पे बताया गया है ना कि जयप्रकाश नारायण जी से। उसके बाद क्या है? बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही में रहते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे, यानी कि दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे किस लिए? जयप्रकाश नारायण से, क्योंकि उनका जो कार्य था वह बहुत नेक था, जबरदस्त काम करते थे बाबू। उनको पोस्ट नहीं चाहिए था, लेकिन सरकार की जो गलत नीति थी उसी के कारण वो भाषण दिए थे, ठीक है, वो काम करते थे। चलिए हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे सब चीज। उसके बाद क्या है कि उन्होंने अभी हाल ही की अपनी कुछ कविताएं सुनाई, ठीक है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी अभी हाल ही में जगह वो लगातार कविताएं लिखते थे और राष्ट्र कवि उनका नाम दिया गया है बाबू, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वो कविता जो लिखे थे वो हाल ही में सुनाए उनको। उसके बाद क्या है कि मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सब की पूर्ति जो है आपके इस आंदोलन में नए नए क्या है, इस नए आवाहन में देश के तरुणों को आपने जो किया है मैं देखता हूं। यानी यही चीज कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? यहां लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर जी जयप्रकाश नारायण को, यह जो आंदोलन आपने किया है, शुरुआत किया है, यह क्या है? बहुत अच्छा है। यानी जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। तालियां क्या है? तालियां हरगिज ना बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए, ठीक है। तालियां कहीं कुछ नहीं बजना चाहिए, मेरी बात चुपचाप सुनिए, ये चीज लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि अब मेरे क्या है कि अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है? लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा ये विचार हुंकारों से भरे होंगे, ठीक है। लेकिन आपको यही चीज लिखा हुआ है कि जो भी विचार मैं आपसे कहूंगा हुंकारों से भरी हुई होनी चाहिए। क्रांतिकारी क्या है कि क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। क्रांतिकारी वो चीज होंगे, वो विचार होंगे, यहां बोला जाएगा, उस पर जो है अमल करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अमल किया जा सकता है। वही चीज है कि अमल करना आसान नहीं होगा, अमल करने के लिए बलिदान करना होगा। क्या हो जाएगा? अमल करने के लिए बलिदान करना होगा। और क्या करना होगा? देखिए, कष्ट सहना होगा, बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा। सरकार से यदि आप झगड़ा कर रहे हैं, यदि आप युद्ध कर रहे हैं तो कष्ट तो सहना ही होगा ना, बलिदान तो होना होगा ना। गोली, ठीक है, गोली लाठियों का सामना करना होगा, जेल भी जाना होगा। उसके बाद क्या है कि जमीनों की कुर्बानी देनी होगी। क्या होगी? जमीन भी देना होगा। यह सब चीज होगा। यह क्रांतिकारी है मित्रों। यह क्या है? संपूर्ण क्रांति तो भाषण का नाम दिया गया है ना, तो वही चीज बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में। यह क्रांतिकारी है मित्रों और संपूर्ण क्रांति है। क्या है? संपूर्ण क्रांति है, पूरे देश का है। यह कोई विधानसभा के विघटन का कोई आंदोलन नहीं है, यह विधानसभा का कोई भाषण या फिर कुछ भी उस तरह से कुछ नहीं है, ठीक है। ये आंदोलन है बाबू, ठीक है। क्या है? आंदोलन। ये क्या है? विधानसभा का कोई विघटन आंदोलन नहीं है। क्या है? उसके बाद वह तो एक मंजिल है। क्या है? वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है। क्या है? दूर जाना है। उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू जी की एक पंक्ति है जो उन्होंने भी बोला है, दूर जाना है, दूर जाना है। उसके बाद क्या लिख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू, कौन? जवाहरलाल नेहरू, जिनकी बेटी उस समय थी प्रधानमंत्री, ठीक है। इनके मृत्यु के बाद वो क्या थे? वो इंदिरा गांधी थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अभी ना जाने, क्या लिखा हुआ है कि अभी ना जाने कितने मीलों से इस देश की जनता को जाना है। यानी कि नेहरू जी उस समय बोलते थे जब देश आजाद नहीं हुआ था, वही चीज जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे हैं कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए क्या है, जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है,
हजारों लाखों लोगों ने देश को आजाद के लिए कुर्बानी दी है, वही चीज यहां करना होगा। ठीक है, वो कौन कौन सा, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह और उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी। देश आजाद हुआ बाबू, कितने लोग बलिदान दिए, कितना महापुरुष जो थे, वही चीज यहां लिखा हुआ है कि कितने साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, यानी कि पूरे देश भर के क्रांतिकारी लोग जो हैं वो सभी जो है वो गोली का निशाना बने। ठीक है, वो गोली खाए, उनका मृत्यु हुआ, या तो वो फांसी पर जो है लटकाए गए थे, भगत सिंह, सुखदेव गुरु। ठीक है, वो सब मिला के वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि जिस पर स्वराज के लिए लाखों लाख, क्या है कि जिस पर स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही। ठीक है, तभी ना देश आजाद हुआ जी। वही चीज यहां पर बोल रहे हैं कौन, जयप्रकाश नारायण। लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद, 27-28 वर्ष के बाद जो स्वराज्य है, जो देश है, उसमें जनता जो है वो कराह रही है। और उस समय जब वो भाषण दिए थे बाबू, उस समय बहुत ज्यादा हालत खराब था देश भारत का। ठीक है, यानी कि अच्छा से खाना वगैरह भी नहीं मिलता था, यानी पूरा हालत खराब था, आर्थिक स्थिति पूरा ज्यादा जो है वो दयनीय भारत की थी बाबू। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, यही चीज लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़िए, थोड़ा सा मोटिवेट होकर पढ़ना है। पूरा फुल सिलेबस यहां से विद्यादायनी से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्या है कि भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये सब चीज है, कोई काम नहीं जनता को का निकलता है। यानी कि जो जनता है भारत का, उसे कोई काम नहीं निकलता है बगैर रिश्वत दिए, यानी कि बिना घूस, बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं निकलता। सरकारी दफ्तरों में, यानी सरकारी दफ्तर में, ऑफिस में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना होता है, हर जगह टिकट लेना होता है, उसमें जहां भी रहो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता। रिश्वत के बगैर, बिना घूस दिए हुए कहीं कुछ भी कोई ऑफिस में जो है वो जनता लोगों का काम नहीं होता। वही चीज यहां पे बोला गया है कि हर प्रकार के अन्याय के नीचे, हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है, गुलामी को शिक्षा, शिक्षा दी जाती है, लेकिन गुलामी के जैसा शिक्षा, शिक्षा पाकर दर दर ठोकर खाना, नौकरी के लिए नौकरियां मिलती ही नहीं है, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, गरीबी क्या है, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। यही चीज बोल रहे हैं कि गरीबी हटाओ के नारे तो लगते हैं, लेकिन गरीबी नहीं हटती है, वहीं के जैसा वही गरीबी है, और उससे ज्यादा जो है हालत खराबी होते जा रहा है। यही चीज यहां पर है। और देखिए क्या लिखा हुआ है कि तो मित्रों, बोल रहे हैं कि आज की स्थिति यह है, आज की स्थिति यह है कि इस स्थिति में वहां दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्दों में सुनाया। आज की स्थिति यही है कि रामधारी सिंह दिनकर जी अपने शब्दों में सुनाया। क्या सुनाया, यही चीज है कि बड़े हृदय, क्या है कि बड़े हृदय गाही, और उसी रात जब विदा हुई, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, ठीक है, यानी कि बाबू ये रामधारी सिंह दिनकर जी का उसी समय हार्ट अटैक आ गया था, वही रात जब वो उस सब मिले थे। उसके बाद क्या है कि हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, ये कौन है, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक जो है वो रामनाथ जी गोयनका, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, रामनाथ जी गोयनका, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन है, तो रामनाथ जी गोयनका, यहां पे आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। वही चीज है कि उनके घर पर वह मेहमान थे, रात को उनको दिल का क्या आया, दौरा आया, हार्ट अटैक आया, 3 मिनट में ही उनको अस्पताल पहुंचाया गया, ज्यादा देर नहीं, मात्र 3 मिनट में अस्पताल पहुंचाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि गोयनका जी 3 मिनट में, ठीक है, 3 मिनट में कहा, वो कौन सा हॉस्पिटल, नाम रखना है याद, नर्सिंग होम था, विलिंगटन, क्या है, विलिंगटन नर्सिंग होम,
शायद उसे कहते हैं, आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन है बाबू? रामनाथ जी गोयनका, याद रखना है। और उनको हॉस्पिटल वही पहुंचाए थे, रामधारी सिंह दिनकर जी को हार्ट अटैक आया था, मात्र 3 मिनट में। हॉस्पिटल का नाम है कौन है? विलिंगटन नर्सिंग होम। यहां पर आप सभी देख लिए। उसके बाद और देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यही है सर कि सारा इंतजाम था, हॉस्पिटल लेके गए, क्लिनिक जो भी बोलिए, वहां सारा इंतजाम था। और क्या, यदि पटना का अस्पताल होता तो पता नहीं कितने घंटे में होता, कितना देर उनको पहुंचने में लगते, और कितना जो डॉक्टर हैं सभी लोग जो हैं वो तैयार कब तक होते कुछ पता नहीं चलता। वही चीज बोल रहे हैं कि सभी डॉक्टर सब तरह से औजार लेकर तैयार थे जब वो हॉस्पिटल गए थे 3 मिनट के अंदर लेके तब, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है कि लेकिन दिनकर जी का हार्ट जो है वो फिर से जिंदा नहीं हो पाया, ठीक है। वहीं उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसी रात उनका जो है वो निधन हो गया। ऐसी चोट लगी उनकी यह कविता सुन के, ऐसी चोट लगी यह कविता उनकी सुन के, उनका यह सुंदर, ठीक है, उनका यह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है कि हमारे दो मित्रों की कितनी कमी खल रही है, कितनी कमी है। आज भाई कौन? आज भाई बेनीपुरी जी होते, ठीक है, वही बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी कि आज यदि राम वृक्ष बेनीपुरी जी रहते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी बाबू, ठीक है, उनकी राम वृक्ष बेनीपुरी, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, ठीक है, आज की जिस जो सभा भाषण हो गया है वो वर्णन देते, एक एक शब्दों में अंकार देते, ठीक है, एक एक शब्दों में अंकार होता। यानी कि जो भाषण संपूर्ण ये क्रांति है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी जो दे रहे हैं वही बोल रहे हैं कि वह जो है एक क्या लिखते हैं? कविता लिखते हैं। कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी जी तो नहीं है लेकिन वो लिखते, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी को भी कि आज यदि दिनकर जी होते, ठीक है, दिनकर जी जो कविता लिखते भारत के नव निर्माण के लिए, देश के युवाओं और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों नर नारियों के द्वारा आज से जो हो रहा है शुरू प्रारंभ हो गया है, ठीक है। यानी कि वो दोनों लिख सकते थे बाबू, ठीक है, लेकिन वो दोनों देखिए वो नहीं है। वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती, वही चीज वो बोल रहे हैं, ठीक है, अमर साहित्य की, वो अमर साहित्य जो बन जाती, यदि रहते जिंदा तो वो लिखते ही। लेकिन आज दोनों जो है वो नहीं है, दिनकर जी और बेनीपुरी है, यानी राम वृक्ष बेनीपुरी जी और रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वो दोनों नहीं है। तो मित्रों देखिए क्या करना है, तो मित्रों ये स्मृतियां जगी है और इनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूं, लेकिन आज जो है वो बारी, ठीक है, आज जो है बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है। मैं तो थक चुका हूं, लेकिन मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी आई है, मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांगा नहीं, यानी कि वो मांगे नहीं है जिम्मेदारी की मुझे ये जिम्मेदारी दीजिए, या फिर मैं कुछ करना चाहता हूं अपने लिए या फिर कुछ भी, वो सबका भला करना चाहते थे, ठीक है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या है कि छात्रों से बराबर कहता हूं, छात्रों से बराबर कहता रहा हूं कि जब पहला हमने आवाहन किया था, यूथ फॉर डेमोक्रेसी का जो आवाहन किए थे जयप्रकाश नारायण जी, लोकतंत्र में क्या लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में युवाओं का क्या रोल है, लोकतंत्र में युवाओं का, यूथ का क्या रोल है, यह हमने जो क्या है, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था। और उसके करह, ठीक है, उसके करह बराबर क्या है, उसके करह बराबर करता हूं, संचालन समिति में बहस करता रहा हूं, ठीक है, यही सब लिखा हुआ है। और देखिए यहां से पॉइंट क्या है कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह ले लीजिए। कौन बोल रहे हैं? जो लेखक हैं। कौन लेखक हैं? जयप्रकाश नारायण जी। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, उम्रदार हो गए हैं, ठीक है, यानी कि मेरी सलाह ले लीजिए, मैं सलाह दूंगा, लेकिन आप लोगों को आगे बढ़ना होगा, ठीक है। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप जो है नई पीढ़ी के लोग हैं। देश का भविष्य आपके हाथों में है, देश का भविष्य जो होता है
यो जो आजकल के यूथ होते हैं उसके हाथों में होता है, उत्साह उनमें रहता है, आपके अंदर शक्ति है, क्या है, उत्साह है, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर जवानी है, आपके अंदर आप नेता बनिए ना, मैं आपको जो है वो सलाह दूंगा, साथ रहूंगा। तो छात्रों ने कहा, क्या कहा छात्रों ने, कि जयप्रकाश जी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आप ही रहिएगा, यानी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं टालता टालता, ठीक है, वो टालते रहे बातों को, लेकिन अंत में वेल्लोर जाते समय, कब जाते समय, वेल्लोर जब जा रहे थे उस समय मैंने उनसे आग्रह किया, स्वीकार भी किया, स्वीकार करते समय वो क्या कहे, मैंने अनुभव किया अपनी अयोग्यता का और अपनी जो है वो नम्रता पूर्वक जो है यह स्वीकार किया, परंतु छात्रों से भी आप सबसे यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे नाम नहीं चाहिए कि मैं नेता बनने के लिए नहीं उस तरह से हूं, मुझे सामने क्या है, मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिडक्ट करे, यानी पीछे से बोले सिखावे कि ये कीजिए वो कीजिए, तुम मैं करना नहीं चाहता हूं, मैं सभी का बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम जो फैसला होगा वो बोल रहे हैं कि मेरा ही फैसला होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कि पीछे से क्या करना है, जयप्रकाश नारायण तुम्हें इस नेतृत्व का कल मैं छोड़ देना चाहूंगा, इस तरह से यदि होगा तो मैं कल ही छोड़ दूंगा, यानी कि ये काम नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मैं सबकी सलाह लूंगा, वही चीज लिखा हुआ है, तालियां नहीं, तालियां नहीं, बात सुनिए, तालियां नहीं बताना है कि मैं ही जैसे कि करूंगा आगे काम हुई, वही चीज बोल रहे हैं, लेकिन सब तालियां बजाने लगे, तो तालियां नहीं, बात समझिए, बात कीजिए, सबको बात सुनना है, छात्रों की बात जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी बात ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा उनसे बहस करूंगा, बात करूंगा, सम देगा और अधिक से अधिक उनकी बात को स्वीकार करूंगा, आपकी बात भी स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों का बात देखूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा लास्ट में। इस फैसले का क्या लिखा हुआ है कि इस फैसले को इनको मानना होगा, यानी इस फैसले जो यदि करूंगा तो आप लोगों को मानना होगा और आपको मानना भी होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब होगा, तभी ना इस नेतृत्व का कोई मतलब होगा जी, जब वो बोलेंगे उनका इज्जत ही नहीं होगा तो कैसे होगा। उसके बाद क्या है कि तब यह क्रांति जो है वो सफल हो सकती है, और नहीं तो आपस में झगड़ा कीजिए, बहस कीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं है, और क्या है कि पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे, और क्या है वह जो है नतीजा वो क्या निकलेगा, हम लोग टूट जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, वो बोल रहे हैं। उसके बाद क्या है कि बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूं, बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूं, अब वो पढ़ाई के लिए वो चले, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेजिएट कॉलेज में, यानी पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी था, ठीक है, आईएससी का विद्यार्थी था, हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे, यानी कि वो स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति पाने वाले थे, और उन्हें भी मिलता था, यानी मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, ठीक है, छात्रवृत्ति मिलती थी, सब अव्वल दर्ज के क्रीम थे उस समय के विद्यार्थियों में, बहुत ज्यादा वो सब क्रीम विद्यार्थी थे, तेज थे बाबू, और हम सबने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया, ठीक है, यानी एक बार गांधी जी के जो है आह्वान पर हम लोग जो है असहयोग किया, असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीता, ठीक है, इसी तरह जो है जीवन बीता 1.5 वर्ष, ठीक है। उसके बाद क्या है कि चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, वो साइंस का विद्यार्थी थे ना आईएससी करने जो गए थे, तो राजेंद्र बाबू, ठीक है, राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र कहिए, जो कहिए, मथुरा बाबू उनके, क्या मथुरा बाबू उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे, उनके पास भेज दिया गया, फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, ठीक है, आईएससी के वो स्टूडेंट थे, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट थे, तो लेबोरेटरी में उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो, उनसे कुछ सीखो, प्रयोग करो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि महामना, क्या है, महामना मदन मोहन मालवीय जी मेरे हृदय में पूज्य, ठीक है, मेरे हृदय में क्या है
पूजा का भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिला होने के लिए मैं जो है वो तैयार नहीं था। किस लिए नहीं था? उस समय जो है अंग्रेज का जमाना था, वही चीज बोल रहे हैं, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय को मिली थी, स्वतंत्र नहीं था, ठीक है। वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया, मैं किसी विद्यालय में नहीं गया, बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी, ठीक है। आईएससी की परीक्षा दी, पास तो कर ही ली, और पास होना भी चाहिए था। उन्होंने बोला कि पास कर ही गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, हाई स्कूल में जब वो थे, मैंने स्वामी सत्यदेव भाषण सुने, ठीक है। यानी मैंने भाषण सुना, किनका? स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे कि अमेरिका के बारे में, कि कोई धनी घर का नहीं हूं, ठीक है। यानी वो अमेरिका में भी, कहीं भी बच्चों यदि पढ़ना लोग चाहेंगे ना अभी भी, तो वो कुछ भी काम करके वो पढ़ लेंगे। वही चीज वहां पे वो भाषण में सुने थे। उसके बाद क्या है? थोड़ी सी खेती, यानी वो बोल रहे हैं कि थोड़ी सी खेती है, पिताजी नहर विभाग में जिलाधार हैं, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, ठीक है। नॉन गजेटेड ऑफिसर, नॉन गजेटेड अफसर थे। और क्या लिखा हुआ है देखिए, उसके बाद क्या है कि उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजें या अच्छे से पढ़ाएं। उनकी जो है वो ऐसा हैसियत नहीं थी बाबू, औकात नहीं थी। तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके भी जो है वो लड़के पढ़ सकते हैं। उन्होंने सुना था कि अमेरिका सब शहर में अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ना यदि चाहते हैं तो वहां मजदूरी करके भी रह के पढ़ सकते थे, ठीक है। वो सुने थे, उसके बाद वो चल भी गए पढ़ने के लिए, लेकिन माँ की अस्वस्थता के कारण, यानी कि माँ का हेल्थ खराब था बाबू, ठीक है, अस्वस्थ थी, उसके कारण उनको पीएचडी छोड़कर भी उनको आना पड़ा कैलिफोर्निया सबसे, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद क्या है बाबू कि मेरी इच्छा थी, क्या है? मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है। पढ़ने में तेज ना थे बाबू, तो उनको क्या था, वो चलिए राजनीतिक में आ जाते थे, लेकिन वो उनकी इच्छा थी कि आगे जो है वो पढ़ाई करना है, ठीक है। मुझे आंदोलन तो है, मुझे आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था, उतर चुका है, ठीक है। उतार चढ़ाव तो होते रहता है ना। इस बीच अमेरिका से कुछ जो है वो शिक्षा ग्रहण करके आ जाता हूं तब तक, इसलिए अमेरिका वो चले गए। अमेरिका गया, कुछ लोग जो है हमारे जो है पता नहीं है कि उन्हें जो है किस नाम से पुकारूं, उन्हें तो पता नहीं है किस नाम से पुकारूं। उसके बाद क्या है कि मुझे आज वर्षों से गालियां देते हैं लोग, गालियां देते हैं कि अमेरिका में चले गए भाई। और देखिए क्या लिखा हुआ है कि कितनी गालियां मुझे दी गई, चूंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा। समझ रहे हैं ना? अमेरिका पढ़ने चले गया, अमेरिका में पढ़ा, कितने लोग गालियां दे रहे हैं। अपोजिट वाला तो देते ही है ना जी, वही चीज यहां पर है। लेकिन अमेरिका का क्या वो बोलने लगे सभी लोग, वो का, ठीक है। उसके बाद क्या कि निक्सन को 2 दार, जयप्रकाश की हार हो गई। वो सब नारा अपने अपने में लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, जो आजकल जो है पॉलिटिक्स में चलता है। ये ऑपोजिट वाले तो बोलेंगे ही ना, ठीक है। तो वही चीज रहता है, वो दलाल बोलने लगे। उसके बाद क्या है, और बोलने लगे कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश नारायण जो है उनकी हो गई हार। वही चीज जो है वो लोग सब लोग नारा लगाने लगे। उसके बाद क्या है बाबू, यही चीज है ना कि मित्रों, ठीक है, वो बोले मित्रों अमेरिका में बागानों में वो कहां काम किए, वो चीज यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि मित्रों अमेरिका में बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहां जानवर मारे जाते हैं सब जगह काम किया। उन कारखानों में मैंने काम किया जहां यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में, ठीक है। छुट्टी के समय में वो काम करके इतना पैसा कमा लेते थे कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी जो साथ में एक रूम में ही 3-4-5 स्टूडेंट के साथ रहते थे, ठीक है, तो साथ मिलकर खा लेते थे, ठीक है। उतना काम में पैसा कमा लेते थे। और जो है वो सस्ते में हम लोग खा पी भी लेते थे, ठीक है, यानी कि खा पी भी लेते थे। उसके बाद क्या है कि एक कोठरी में कई विद्यार्थी, कई आदमी जो है वो मिलकर रहते थे, ठीक है। रुपया बचा लेते थे, और वो रुपया से जो है वो कुछ कपड़ा भी खरीद लेते थे, कुछ फीस के लिए भी हो जाता था बाबू। वही चीज लिखा हुआ। उसके बाद और बाकी हर दिन रविवार को
यानी रविवार को जिस दिन छुट्टी होता है वो दिन क्या काम करते थे, वो रेसवा में यानी रेस्टोरेंट में, होटल में, रेस्टोरेंट में जाकर काम कर लेते थे, ठीक है, यानी बर्तन वगैरह साफ सफाई कर लेते थे बाबू, ठीक है, जो जो होता है ना वो क्या, साफ सफाई वेटर का काम जो है वो कर लेते थे। और शाम को बाबू, ठीक है, शाम में खाना, जब होटल में ही वहां है तो कहीं ना कहीं कुछ खाना है ही तो उसको खा ही लेते थे, वहां खाना उनको मिल ही जाता था, ठीक है। और दिन का खाना, रात का खाना, जो भी खाना रहता था जब भी जाते थे तो वहां उस दिन का लगभग उनको हो ही जाता था। वही चीज यहां पर दिखा हुआ है। उसके बाद क्या है बाबू, क्या है कि वह जो मकान में रहते थे रेंट पे, किराए पर, उसके बाद क्या है कि हमको आया, ठीक है, वह जो है कहां से मकान का, हाँ, ये हमको आया। उसके बाद दो तीन जो है वो विद्यार्थी मिलकर कितने वर्षों तक दो चारपाई, मतलब कि वो रूम में जो है वो चारपाई वगैरह कुछ भी वगैरह उस तरीके से नहीं था, वो भुइयां में सोते थे, जमीन पे सोते थे। उसके बाद देखिए क्या कि कितने वर्षों तक दो चारपाई नहीं थी, कमरे में एक चारपाई थी, ठीक है। वो मैं और कोई ना कोई अमेरिकन जो था, स्टूडेंट जो था, वो भी मान लीजिए वहीं भी गरीबी होगा, तो क्या है कि वहां से भी स्टूडेंट लोग जो है साथ ही में रहता था। हम दोनों साथ सोते थे, साथ सोते थे, दोस्ती हो ही जाती है ना, एक रजाई हमारी होती थी, उसी में ओढ़ के, मतलब जो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स गरीबी से भी जूझते हैं तो यही चीज अब भी होता है बाबू, ऐसा नहीं कि कुछ चेंज है। इस गरीबी में ही जो है वो पढ़ा हूं। इतवार के दिन, ठीक है, रविवार के दिन कुछ जो है ऑड टाइम में या तो होटल का काम करता या फिर उसको छोड़कर जो है जूते साफ करने लगता, यानी पॉलिश वगैरह सबके काम, यानी कि सब काम वो उन्होंने किया है वहां पर। उसके बाद क्या है, देखिए शू शाइन पार्लर, या समझ लीजिए दुकान का है, शू शाइन पार्लर में उसमें काम किया, ठीक है, यानी कि वहां कौन से काम, जूता पॉलिश, सब जूता बनाना, यही सब ना होगा जी, और क्या ही रहेगा। उससे लेकर एक कमोड साफ करने वाला, ठीक है, कमोड साफ करने वाले जो होटल में रहता है, यानी कि जो बाथरूम वगैरह था वो सब भी साफ किए जी, ठीक है ना, सब काम किए। मैं बता रहा हूं ना आपको कितना गरीबी में उन्होंने पढ़ा वहां पे जाके। उसके बाद क्या कि वहां जब भी बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, बीए पास कर लिया, एग्जाम्स अच्छे पास किए, अच्छे विद्यार्थी थे, ठीक है, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया डिपार्टमेंट, ट्यूटोरियल क्लास होता है, लेने लगा, तो कुछ आराम से इस बीच रहा, वो सब क्लास लेने लगे, थोड़ा काम करने लगे, तो आराम से उनका जीवन जो है वो व्यतीत होने लगा। उसके बाद क्या है कि इन लोगों से पूछिए, अब बोल रहे हैं कि अरे मेरा इतिहास ये जानते हैं, मेरा इतिहास, और जानकर भी मुझे गालियां देते हैं, यदि जानते हैं तो फिर भी गालियां देते हैं, ये सब चीज मैंने वहां किया, ठीक है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में विस्कॉन्सिन में मेडिसिन, क्या है कि मेडिसन में मैं घोर कम्युनिस्ट था, ठीक है, उस समय वहां कम्युनिस्ट चलता था, उस समय घोर कम्युनिस्ट में चले गया था, ठीक है। वह लेनिन का जो है वो जमाना था, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है कि वह ट्रॉट्स्की का जमाना था। 1924 में लेनिन जो है वो मरे थे। उसके बाद क्या है कि 1924 में मार्क्सवादी बना, 1924 में जो है लेनिन मरे थे, 1924 में वो मार्क्सवादी बने थे। और दावे के साथ यह कह सकता हूं कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, जयप्रकाश नारायण जी बाबू बोल रहे हैं कि उस समय जो ग्रंथ छपे थे लेनिन के अंग्रेजी में, वो सब वो लोग विद्यार्थी में लोग मिलके अपने लोग वो पढ़ डाले, यानी समाप्त कर दिए जितना बुक था। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, कुछ ज्यादा है नहीं, अच्छे से पढ़ना है, मोटिवेट होकर, थोड़ा सा भाषण लगेगा, थोड़ा अलग ढंग का, इंटरेस्ट नहीं भी लग सकता है आप लोगों को, लेकिन समझना है बाबू, पढ़ना है, थोड़ा सा और रह गया है, इतना देर पढ़े ना, थोड़ा सा और हम लोग पढ़ते हैं, ज्यादा है नहीं। उसके बाद क्या है, यही चीज लिखा हुआ है ना, देखिए समझिए अच्छे से, क्या है कि रात रात का, क्या लिखा हुआ है कि रात रात को रोज का एक रसियन जो है वो टेलर था, दर्जी था, उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे, ठीक है, कम्युनिस्ट जाकर वो वहां पढ़ते थे बाबू। और वहां से जब भारत लौटा था, घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था, घोर कम्युनिस्ट बनकर वहां से लौटा था अमेरिका से, लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ, कांग्रेस में वो दाखिल हुए थे। उसके बाद क्या कि कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ, वो चीज यहां पर बताया गया कि मैंने जो लेनिन से सीखा था, वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है
वहां के जो कम्युनिस्ट हैं, ठीक है, वो जो गुलाम देश है, वहां के जो कम्युनिस्ट हैं, उनको हरगिज वहां का आजादी की जो है युद्ध होता है अपने में अलग नहीं है। क्या है कि अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, यद्यपि उस जो है लड़ाई का नेतृत्व जिसको मार्क्सवादी, यदि युद्ध हो रहा है मार्क्सवादी भाषण में, क्या है, बुजुर्गा क्लास कहते हैं उन्हें, मार्क्सवादी भाषा में बुजुर्गा क्लास कहते हैं बाबू, ठीक है। यदि यदि युद्ध होगा भारत पाकिस्तान का, तो क्या होता है कि सभी लोगों को साथ होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई भी पॉलिटिक्स या कोई भी विपरीत वैसा चीज नहीं बोलना चाहिए, ना ही वो चीज करना चाहिए, वही चीज यहां पर बताया जा रहा सभी लोगों को। उसके बाद क्या है कि उस क्लास के हाथ में, उस क्लास के हाथ में, उस क्लास के हाथ में हो पूंजीपतियों, क्या लिखा हुआ है कि पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो, उस क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए। क्या है, अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को क्या है कि अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, यही चीज यहां लिखा हुआ है कि अपने को बाबू आइसोलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि पहली बात जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए, वह इस सरकार के बारे में है। आज से 3 दिन, क्या हुआ कि आज से 3 दिन हुए, क्या है, गफूर साहब जो है मिलने आए थे, गफूर साहब मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले। उसके 2 दिन बाद चंद्रशेखर बाबू, जो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले, ठीक है, बहुत प्रेम से मिले, प्रेम से बात हुई। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर दीक्षित, क्या है, प्रधानमंत्री से लेकर के ये दीक्षित जी से नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाने लगे, ठीक है। वो नहीं जानते थे कि वो अमेरिका में गए तो लेनिन मार्क्सवादी में बने, ठीक है, वो वहां पढ़े सब चीज, वो डेमोक्रेसी के बारे में उनको क्या चाहिए, कौन सिखाएंगे, लेकिन सभी लोग वो जो है वो उनको सिखाने लगे, ठीक है। मैं यहां तक आपको बताता हूं बाबू, उस समय जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, वो इनको ऑफर भी दिए थे जयप्रकाश नारायण जी को कि आप बन जाइए, लेकिन वो क्या कहे, वो नहीं बने, ठीक है। वो ऑफर को भी ठुकरा दिए थे बाबू, उनको कोई पोस्ट नहीं चाहिए था, मुख्यमंत्री और ये प्रधानमंत्री कुछ भी उनको बनना नहीं था, वो राष्ट्र के सेवा में थे, वो सच्चे ईमानदार थे और वो चाहते थे कि वो अच्छा काम सभी लोग करें। और देखिए क्या लिखा हुआ है कि इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दी, किसी को अधिकार है जी, आप ही लोग गलत कीजिएगा और हमको शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन क्या है, लेकिन वो जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं, लेकिन वो जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और इनकी हरकत देखिए, शांतिमय जो प्रदर्शन होता है उसमें नियम है बाबू कि सभी लोग शांति पूर्वक जो है वो प्रदर्शन कर सकते हैं, कानूनन है, ठीक है। शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जो जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं, प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, और कौन कौन आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, कई लोग पैदल आ रहे हैं, कई लोग बस से आ रहे हैं, कई लोग ट्रेन से आ रहे हैं, रेल से, कई लोग तो ट्रक से आ रहे हैं अपने से, वो उसमें जो है वो भरवा के तेल वगैरह डीजल भरवा कर वो अपने से ट्रक से आ रहे हैं, वही चीज यहां लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है कि जहां तहां उन्हें रोका जा रहा है, ठीक है, वो भाषण में नहीं जाने के लिए दिया जा रहा है। इनको क्या है कि इनको जो है वो लड़कों को पीटा गया है, उनको जो है गिरफ्तार किया गया है, कुछ लोग को अन्यास, ठीक है, कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है, इतना ही है कि वो कहां जा रहे हैं, भाषण में क्यों जा रहे हैं, तो सब कुछ उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, सब चीज हो रहा है, वो बोल रहे हैं। और क्या है कि और यहां हमसे आकर यह सब मीठी मीठी बातें करते हैं, ये सब काम किए हैं और मीठी मीठी बात आप लोग करते हैं। इन्होंने क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने जिद की कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, ठीक है। उसमें क्या है कि इसमें यह खतरा है,
और क्या है कि मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं देता है, उन्होंने जिद किया कि इस रास्ता में खतरा है, इस रास्ता में जुलूस नहीं जाएगा, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी को कोई खतरा दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो, जेल तोड़ने की कोशिश हो और शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं, इसकी जिम्मेदारी जो है मैं नहीं लेता हूं, आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से है, यानी कि आंदोलन जो है मेरा वो दूसरा उद्देश्य से है, वो उद्देश्य नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। बीच में यह जो है, बीच में यह डाइवर्सन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए, तो हम लोग यहाँ नहीं चाहते हैं, ये सब चीज मैं नहीं चाहता हूं, वही चीज यहां पर बोला जा रहा है। कुछ ज्यादा खास नहीं है, अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। थोड़ा सा वीडियो मैं शुरू में ही आपको बताया था कि थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा है, तो थोड़े से समझने में तो देर लगेगा ना, यानी कि पूरा चैप्टर को अर्थ समझने में देखने में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा है नहीं, जितना पढ़े उतना देर और ही है, थोड़ा सा उससे कम ही रहेगा। उसके बाद क्या है, तो चलिए आप कहते हैं वही मान लेता हूं, तो यह बिगड़े, ठीक है, तो यह बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, इधर से जाना था आप इधर क्यों आए, हालांकि वे उन जो है, जो आने वाले थे कौन, लड़के लोग आए और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके जो है हमारे छात्र संघर्ष समिति के बाद वहां जेल में है, कहां है, जेल में है, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए, मैं नहीं, क्या है, उन्हें जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता हूं कि अंग्रेजी जो है सरकार के जमाने में इस प्रकार व्यवहार भी कभी हुआ होगा, यानी कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूं कि अंग्रेज जो जब जमाना था उस समय भी इस प्रकार का व्यवहार हुआ होगा। लोग रेलों से, ट्रेन से उतार दिए गए, सब लोगों को बस से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, बेटिकट लोग थे उनको उतार दिया गया, ठीक है, जो टिकट थे जो आ रहे थे उनको भी उतार लिया गया। उसके बाद देखिए मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट, ठीक है, आपने अखबारों में पढ़ी होगी, मुजफ्फरपुर में रिपोर्ट में, अखबार में, पेपर में पढ़े होंगे कि सारे डिवीजन में क्या नहीं हुआ, सारे डिवीजन में क्या नहीं हुआ, शर्म नहीं आती इन लोगों को शर्म नहीं आती है। और क्या कह रहा है कि डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र में डेमोक्रेसी को, जनता को अधिकार नहीं है कि जहां चाहे शांतिपूर्ण सभा करे, डेमोक्रेसी में जनता लोगों को अधिकार नहीं है जी, अधिकार है ना कि शांतिपूर्ण जो है वो सभा करे, प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण, जहां भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे। वे राज्यपाल के यहां जाना हुआ तो लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में लोग जाए, असेंबली के सामने जाए, उनका पूरा अधिकार है, ये सब तो अधिकार है ही ना जी संविधान में। संविधान क्या है, हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है, हिंसा यदि करे तो दूसरी बात है, वही चीज यहां पर लिखा गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है, अच्छे से आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। क्या है कि हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा, नाम जो है वो लेना ठीक नहीं होगा यहाँ पे, मैंने दीक्षित, क्या है, मैंने दीक्षित जी के मुंह से जो है वो सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। जयप्रकाश, क्या है कि जब जयप्रकाश नारायण के बारे में आप ऐसा सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों होता है, तो उसके नेतृत्व में यह जो है वो प्रदर्शन, यह सभा होने वाली है। क्यों लोगों को रोकते हैं आप लोगों को क्यों रोकते हैं, जनता से घबराते हैं आप, जनता से क्या, जनता के आप प्रतिनिधि हैं, यानी जनता से घबराते हैं क्या, आप तो जनता की प्रतिनिधि हैं। किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप, किसकी ओर से शासन करने बैठे हैं, आपकी हिम्मत, क्या लिखा हुआ है कि आपकी हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक चले, इतना हिम्मत है आपको या पटना से रोक ले आप उनकी। उसके बाद क्या है कि उनकी राजधानी है, उनकी भी राजधानी है भाई, आपकी भी राजधानी है, यह पुलिस वालों का देश है, यह जनता का देश है, डूब जाना चाहिए इन लोगों को जो ऐसा काम करते हैं, ठीक है,
ऐसी नीचता का व्यवहार, बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। ऐसा कठोर शब्द का प्रयोग ऐसे मैं नहीं करता हूं, लेकिन करना पड़ रहा है जी। लेकिन क्या है, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है। कौन दुश्मन है? जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, जनता का कार्यक्रम में बाधा डालते, वो दुश्मन है। ठीक है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करते? उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वही चीज बोला जा रहा है बच्चों। ठीक है, और देखिए क्या है बच्चे लोग, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी है, इसे बदलना चाहिए। जनता जयप्रकाश नारायण छात्र युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता जो होगा युवक होगा। कौन होगा बाबू? इसका जो नेता होगा युवक रहेगा, छात्र रहेगा। इनमें क्या है, इसमें कोई संदेह नहीं है हमको, इसमें कोई संदेह नहीं है हमको। क्या रहेगा? युवा लोग रहेगा, छात्र रहेगा। मित्रों, एक बात तो यह कहनी थी, मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान यहां बैठे होंगे। मित्रों, डॉक्टर रहमान यहां बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे। ठीक है, इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा, मैं भी समझता हूं। अब जरा अपने को बांध के बोलूंगा, अब जो है अपने को बांध के बोलूंगा, यही चीज बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी। और देखिए क्या है बाबू कि अभी हाल में मैं वेल्लोर में था, अभी हाल में वेल्लोर में था, तो मेरे परम मित्र जो है स्नेही उमाशंकर जी दीक्षित पटना आए थे। कौन? उमाशंकर जी दीक्षित जो है वो पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही। क्या कहे कि साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। मेरा उनका बहुत जो है वो पुराना संबंध है। क्या है पुराना संबंध? यानी 32-33 का आंदोलन जो उस समय हुआ था, ठीक है, चला था, उसमें वह अंडरग्राउंड बंबई में रहते ही थे। यानी कि उन्हें बोला गया अंडरग्राउंड ऑफ बंबई। ठीक है, अंडरग्राउंड नेता थे। कौन बाबू? उमाशंकर जी दीक्षित। उसके बाद क्या है कि और आनंद जी, कौन? सदानंद जी, जो कि क्या है, जो फ्री प्रेस के मालिक हैं, जो फ्री प्रेस के मालिक है, मैंने पढ़ाया ना आपको, उसकी स्थापना की गई थी। उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बंबई कहा था। ब्रेन ऑफ बंबई किनको? ये उमाशंकर जी दीक्षित को, और जो है जयप्रकाश नारायण जी को भी बोले थे। ठीक है, लेकिन वो यहां पर जिक्र नहीं कर रहे हैं। मुझे भी कोई पदवी दी थी, नाम अच्छा बोले थे, लेकिन उनकी प्रशंसा जो वो है वो नहीं कर रहे हैं। वही चीज यहां पर जो है बोला गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट। उस समय दीक्षित जी हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता मित्रता हुई। उस समय हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता मित्रता हुई। और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह ठोस होती है। चाहे हम कहीं रहें, वह कहीं रहे, ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। आज तक जो है हम उनसे मित्र और वो हमसे मित्र दोनों बने हुए हैं। अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता होती थी। उसके बाद क्या है कि कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे और जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो जाए। क्या हो जाए? मेल हो जाए। ठीक है, तो मित्र क्या है बाबू? तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। वो बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी, किसी भी व्यक्ति से मुझे झगड़ा नहीं है, उसकी गलत नीतियों से झगड़ा है। ठीक है, क्या है कि किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो इंदिरा जी हो या और भी कोई हो, उनसे मुझे झगड़ा नहीं है। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत करते हैं, नीति गलत होती है, इस सिद्धांत प्रिंसिपल से गलत हो, वो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं जो हूं विरोध करूंगा, करते आया हूं। अपनी अकल के मुताबिक हम लोग इनकी तरह नौजवान थे। क्या थे? नौजवान थे उस जमाने में। लेकिन यह जरूर क्या है, जुरत होती थी हम लोगों की। बापू के सामने हम कहते भी थे कि हम नहीं मानते हैं कि बापू यह बात है।
हम नहीं मानते हैं कि बापू यह बात है, और बापू में इतनी महत्ता थी, इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे। ठीक है, बापू जी के बारे में बोल रहे। और देखिए क्या है कि फिर भी वो मुझे बुलाकर प्रेम से समझाते थे। ठीक है, समझाते थे। उनकी आलोचना की मैंने, उनकी आलोचना भी मैंने की। उसके बाद क्या है कि जमाने में घोर मार्क्सवादी था, उस जमाने में मैं घोर मार्क्सवादी था। बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना, लोकतांत्रिक समाजवादी बना। किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्ष के बाद 1954 में सर्वोदय में आया। ठीक है, यानी कि बिहार में जवाहरलाल जी एक बड़े भाई थे। ठीक है, यही चीज बोला जा रहा है बाबू कि जवाहरलाल नेहरू जी छोटे थे, वो एक बड़े भाई थे, उनको भाई कहता ही था। उनका बड़ा स्नेह था मेरे ऊपर, हमारे ऊपर। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे बहुत, लेकिन मैं उनका जो है उनका आदर भी करता था, वो मानते भी थे, प्रेम करता था। ठीक है, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था कोई बात पे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उनमें भी जो है बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का पूरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं कि वह बहुत सख्त भाषण का मैंने प्रयोग किया था। ठीक है, उस समय जब हुआ था पटना फायरिंग में। ठीक है, उस पर वह बहुत जो है वो नाराज हुए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कश्मीर के मामले में जो कुछ किया उन्होंने, मैंने उनकी भी आलोचना की। यानी कि जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जो है वो किनकी आलोचना की, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की भी आलोचना की। उनको क्या है, उनको तार भी दिया, यह बहुत गलत काम है आपने किया, इससे कश्मीर के सवाल, ठीक है, इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में 18 महीने में बाद बाबू उनकी जो है वो मृत्यु हो गई, वो चल बसे, देश का दुर्भाग्य है। वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में, थोड़ा सा राजनीतिक है तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है कि इंदिरा जी, ठीक है, इंदिरा जी से मेरा जो है वो मतभेद नहीं है। ठीक है, जवाहरलाल जी से साथ जो है मतभेद थे, उनसे कहीं ज्यादा गंभीर और यस है। यानी इंदिरा गांधी जी से जो मेरे मतभेद हैं वो जवाहरलाल नेहरू से कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस हैं। ठीक है, जवाहरलाल जी से परराष्ट्र नीतियों से संबंध में क्या है, जवाहरलाल नेहरू जी से जो उनका था संबंध जो था वो राष्ट्र के, ठीक है, परराष्ट्र के नीतियों के कारण था। और क्या है, सौराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। ठीक है, यानी कि परराष्ट्र नीतियों के संबंध में था, सौराष्ट्र के संबंध में अधिक हमारा उनसे मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था। और मैं कोई गर्व नहीं करता। मैं उस समय आलोचना की हंगरी के मामले में। जो कुछ हुआ जवाहरलाल नेहरू जी के बाद क्या है बाबू कि तिब्बत के बारे में मेरी बात नहीं मानी उन्होंने। लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उनको हृदय को एक ऐसी चोट लगी जो 2 बरस में ही चल गए। ठीक है, यानी कि चीन से जो युद्ध हुआ था वो ऐसा नहीं सोचते थे, फिर भी हुआ। ठीक है, चले गए, संभल नहीं सके, ऐसा घाव लगा। जब चीन ने आक्रमण कर दिया, वह कभी वैसा उम्मीद नहीं करते थे बाबू। ठीक है, आशा नहीं करते थे चीन ऐसा करेगा, थोड़ी इनकी भी गलती थी। पर परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था। ठीक है, परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था उनसे, लेकिन अंतरदेशीय प्रश्नों में नहीं था। ठीक है, उतना मतभेद नहीं था, परराष्ट्र के नीतियों में था, राष्ट्र वाला जो काम में। लेकिन जो इंडिया के अंदर जो भी इलेक्शन था, जो भी काम था, उसमें उनको मतभेद नहीं था जवाहरलाल नेहरू से। अब एक बात ले लीजिए, अब अलग बात पे बोल रहे हैं। ठीक है, अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीतिक में है। राजनीतिक में जो करप्शन है वो अलग बात है। वो क्या है, वो जो है इलेक्शन का खर्चा।
इलेक्शन में कितना खर्च, करोड़ों का करोड़ खर्च होता है बाबू, ठीक है, अभी भी होता है, पहले का भी बात है कि इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा करोड़ों रुपए का चुनाव में खर्च करेंगे, वही चीज यहां पर बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है स्लाइड्स में, बहुत कम है, थोड़ा सा इंतजार करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्या है कि एक तरफ गरीबी हटाओ, क्या है कि एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया जो है वो ब्लैक मार्केटर लोगों को आप इकट्ठा करेंगे, ठीक है, ब्लैक मार्केटर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे क्या बाबू कि अनकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपए जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है, अनकाउंटेड मनी, ठीक है, कोई गिनती नहीं है बाबू। आज से नहीं, बरसों से मैं पुकार रहा हूं भाई, इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, इसमें चेंजिंग होना चाहिए, चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं कि आपकी गरीबी उम्मीदवार खड़ा हो सके, अगर आप चाहते हैं कि गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके, सुनता है कोई सुनता है जी, ऐसा होता है, पैसे पर तो सभी काम हो रहा है, बिक रहा है। तो वही चीज है, वो चाहते थे कि चुनाव में, इलेक्शन में जो है वो कम खर्च हो, ताकि गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी बने, गरीब पार्टी से लोग, गरीब आदमी वो खड़ा हो इलेक्शन में, वो अच्छे काम करे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं, ठीक है, यही चीज बोला जा रहा है कि प्रेस रिपोर्टों से पता चल रहा है। लेकिन क्या पता चल रहा है कि प्रेस रिपोर्ट से पता चल रहा है कि लोकतंत्र, ठीक है, दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं, दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, और उस विचार का प्रचार जो है पिछले वर्षों से मैं करता रहा हूं, और ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके, इसका प्रयत्न मैं करता रहा हूं। क्या लिखा हुआ बाबू, वो चाहते थे कि गरीब आदमी जो है वो आगे बढ़े, वो इलेक्शन में जीते, वो काम करे, ठीक है, पैसा उतना खर्च जो है इलेक्शन में नहीं हो, यही सब पॉइंट्स। अब ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा देखिए, और क्या है, परंतु वर्तमान में क्या है कि परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दलविहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है, ठीक है, कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी, वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में दलविहीन लोकतंत्र का जो है वो कतई जिक्र नहीं किया है। और देखिए क्या लिखा हुआ है कि फिर भी जो है मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में, विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैला गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा कि दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है, यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज स्टेट का क्षय होता जाएगा, ठीक है, यही चीज बोल रहे हैं कि जैसे जैसे कि, ठीक है, मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य का क्षय होता जाएगा। और अंत में क्या लिखा हुआ है बाबू कि और अंत में स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, वह समाज जो है अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। क्या लिखा हुआ है कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा, और वह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। क्या होगा, दलविहीन होगा। जब स्टेटलेस, क्या लिखा हुआ है बाबू, जब स्टेटलेस सोसाइटी, शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो वह शायद ही दलयुक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया है।
ठीक है, वही चीज यहां बोल रहे हैं, वो अपना भाषा में समझा रहे हैं। और देखिए क्या लिखा हुआ है बाबू, कि जहां तक वर्तमान आंदोलन का ये प्रश्न है, जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, तो मेरी यह अन्य किसी की, ना छात्रों की, ना विपक्षी राजनीतिक दलों की, ना सर्वोदय सेवकों की। और भी आगे पॉइंट है, यानी यही चीज बोल रहे हैं कि कम्युनिस्ट संबंधों, ठीक है, कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांतों का विस्मरण हो गया है। ठीक है, जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी यह अन्य किसी और ना छात्रों की, ना विपक्षियों की, ठीक है, मेरी जो है यह प्रश्नों की, ठीक है, ना छात्रों की, ना विपक्षी राजनीतिकों की, सर्वोदय सेवकों की है। क्या है, यह कल्पना नहीं है। क्या है, इसमें दलविहीन लोकतंत्र पैदा होगा, इसमें जो है दलविहीन लोकतंत्र पैदा होगा, विधानसभा का विघटन हो जाएगा, तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे, जो वर्तमान कानून या कानून प्रणाली के अनुसार होंगे। विधानसभा के विघटन से संभावना तो विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही के अंतर ही पूर्ण निर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठाता है, इसलिए प्रश्न उठता है, जैसा कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा भी है, कि उस हालत में विधानसभा के विघटन में क्या लाभ होगा, विघटन में विधानसभा में क्या लाभ होगा, मुझे खेद है। ठीक है, इसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया है, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोग ने की है। ठीक है, इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प है। क्या है कि कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पीटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है, इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना जो है वो शुरू हो जाएगी। वही चीज यहां पर बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या है बच्चा लोग, क्या है, और यह पार्टी, देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समझिएगा बाबू। ठीक है, कुछ ज्यादा है नहीं, यह आदमी केवल अपनी जो है वो सत्ता, अपनी पॉलिटिक्स के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है, बोल रहा है। लेकिन क्या है, लेकिन जब मैं कोई बात कहता हूं, जब मैं कोई नई बात कहता हूं, तो उसको समझने की कोशिश कम होती, उसको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है। तो क्या है मेरा कहना, तो क्या है मेरा कहना संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना हो अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया ना तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, ना उम्मीदवारों के चयन का क्या है बाबू, ना उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, और ना चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न यानी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और देखिए क्या लिखा हुआ है कि अपना देश पिछड़ा हुआ है, अपना देश जो है भारत वो पिछड़ा हुआ है, इसलिए बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, विकसित देशों की लोकतांत्रिक समाज में जो प्रतिभावी शक्तियों, क्या लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक समाज में जो प्रतिभा प्रभावी शक्तियां यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती है, जनमत, क्या है कि जनमत, ठीक है, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर वो होता है, ठीक है, पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्र पत्रिकाओं का रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है। क्या होता है, वैचारिक और नैतिक असर होता है, वही चीज यहां पर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है सर,
इस सारे लिखा हुआ बाबू, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यहां नितांत अभाव है। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। इस पूरी अंतरिम संरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जो है वो एक दिन में नहीं हो सकता। एक दिन में क्या है, वो नहीं हो सकता, परंतु उसके अभाव में आम जनता या मतदाता जो है उसके सिवाय कोई वोट अदा नहीं कर सकता। ये जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं और जनता का किसी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता। जनता का कोई भी है अंकुश जो है उन पर बाबू नहीं रहता, सिवा इस भय की, क्या है, सिवा इस भय की अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे। जनता चाहेगी तभी ना वोट देगी जी, लेकिन जनता क्या है, दे ही देती है, परंतु यह भय भी क्या है, यह भय भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण निष्पक्ष हो जाता है। इलेक्शन में क्या होता है, रुपये पे काम होता है, जाति पे, बल पे, ठीक है, वो सब पे क्या होता है, इस कारण से निष्पक्ष हो जाता है। क्या है, अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, वह आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूंगा कि आज जो असंगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके। समझ रहे हैं ना कि अब जो है जनता जाग चुकी है, अब समझना चाहिए, पहले वाला नहीं है कि पैसा देकर बल का प्रयोग करके, ठीक है, जाति पे वो वोट दे देते थे, ठीक है। तो वो क्या है कि आदमी को अब समझना चाहिए के बाद अपने प्रतिनिधियों का आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। एक तो यह है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियों मिलकर आम राय अपना उम्मीदवार खड़ा करे, अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें से किसी को मान्य करे, ठीक है, जो भी उम्मीदवार खड़ा हो उनमें से किसी एक को मान्य करे। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएं जिससे आपस में फूट हुए बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकी। यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकी, या फिर कोई एक उम्मीदवार को मान्यता दे सकी। इस प्रकार चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों को संघर्ष समितियों उम्मीदवारों का चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करना होगा। दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र में जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों पर क्या हो जाएगा, भारी कार्यक्रमों पर निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेगी। और अगर उस क्षेत्र का जो भी प्रतिनिधि होगा गलत रास्ता पकड़ता है तो उनको इस्तीफा देने को बाध्य करेगी। गलत कोई काम करता है प्रतिनिधि तो उसका जो है उनको इस्तीफा देने पर बाध्य भी करेगी। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा। आज की तरह उद्किस क्या है, आज की तरह उच्छृंखल, आज की तरह निरंकुश, स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे। ये सब जो है वो लेखक बोल रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। देखिए लास्ट ही है बाबू, समझ गए ना क्या लिखा हुआ है, ये हो गया ना जी, अंकुश जो है स्वच्छंद वे नहीं कर पाएंगे। अब देखिए क्या है कि इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई है, राष्ट्रीय है, कि इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट जो है वो आवश्यक है कि संघर्ष समितियों छात्रों की या जनता की जो बन रही है उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना ही नहीं बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा।
गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वो पुलिस हो, अन्य किसी प्रकार के जो घूसखोरी चलती है उसके खिलाफ संघर्ष रहेगा, के खिलाफ संघर्ष रहेगा। साथ साथ जिन जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां की है उनका भी जो है विरोध ये समितियां करेगी और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेगी। गांव में अलग अलग जो है अन्याय होते रहते हैं, अलग अलग प्रकार का तरह तरह का अन्याय होते हैं। मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्यायों को भी रोकेगी। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की निर्दलीय संघर्ष समितियों स्थायी रूप से कायम रहेगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक नैतिक क्रांतिकारी, ठीक है, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगी। वही चीज बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण कि आप देखिए अच्छा से चुनिए, ठीक है, तो आप ही लोग जो है मिल के काम कीजिए। एक जो है वो प्रतिनिधित्व को आपको चुनिए, उन्हीं को सब लोग वोट दीजिए और वो ये खराब काम करते हैं तो उनको क्या करना है, उनको बाध्य कर देना इस्तीफा देने से भी। तो बाबू संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर था थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन आप अच्छे से पढ़िएगा तो बेहतर समझ में आएगा। राजनीतिक थोड़ा हट के है, ठीक है, यानी पॉलिटिक्स थोड़ा सा है, तो इसको क्या करना है अच्छा से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और देखिए पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। क्या है सर? 7667140322 7667140322 के नंबर पर आपको बाबू व्हाट्सअप करना है। क्या करना है? व्हाट्सअप करना। वहीं पर आपको जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा इस नंबर पर, ठीक है। इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सअप कर लीजिए, अन्यथा जो है ज्यादा कुछ काम है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। 7667140322। और तीसरा जो वीडियो हम लोगों का आएगा ना आपके लिए, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, यानी आपके एग्जाम्स में जो आएगा वही सब क्वेश्चंस आपके यहां पर करवाया जाएगा। तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग प्लेलिस्ट में सभी चीज वहां पर आपके लिए चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो आप लोग नहीं देखे हैं पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर या जो भी चैप्टर देखना चाहते हैं हिंदी में, हिंदी ग्रामर में या फिर काव्य खंड या फिर गद्य खंड में, तो वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं बाबू। एक देखिए एक चैप्टर में 3 वीडियो आता है, इसलिए जो संपूर्ण अर्थ वाला जो वीडियो होता है ना वो आपका थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? लॉन्ग हो जाता है, 1 घंटे से प्लस भी चल जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है, चाहते नहीं कि 2-3 वीडियो में आए, एक वीडियो में थोड़ा 1 घंटा का वीडियो रहेगा, लेकिन अच्छे से आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ते रहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।